क्या आपने खाना खाया? और अगर खाया है तो क्या आपको पता है कि वो आपके शरीर में कहाँ है और उस खाने के साथ में क्या हो रहा है? नहीं? कोई बात नहीं। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू प्राविपियर क्लासेस। आज का जैसे आप देख सकते हैं हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। तो ये जितने भी प्रश्न हमारे मन में चलते रहते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसका क्या होता है, वो किस तरह से हमारे शरीर में ट्रैवल करता है और किस तरह से बाहर निकलता है, तो ये सारी चीज़ें आज आपको पता चलेंगी। और जो लोग भी शारीरिक शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं यहाँ पर किसी भी एक प्रतियोगी परीक्षा का नाम नहीं लूँगी, पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर आप शारीरिक शिक्षा से संबंधित, तो आपके लिए टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई बीपीएड एमपीएड ये भी कर रहा है तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत बढ़िया है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं क्योंकि मेरा खुद मैं आपको अनुभव शेयर करूं तो मैंने यूपी टीजीटी, झारखंड टीजीटी, एनवीएस, दिल्ली टीजीटी और एट प्रेजेंट मैं एमपीपीएससी में स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ। तो मैंने ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्वालिफाई किए हैं। तो मैंने ये देखा है कि उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर आप टीजीटी पीजीटी वर्ग 1 या वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अब मेरी जो वीडियोस की सीरीज़ आप देखेंगे, इनमें मैं आपको वो टीजीटी पीजीटी वर्ग 1 और वर्ग 2, वो भले ही किसी स्टेट का हो, उनकी तैयारी कराऊंगी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी टॉपिक आपके साथ में शेयर करूं उससे बारीकी से पूरी एक एक चीज़ आपको क्लियर कराऊं। और उस वीडियो के 1 से 2 दिन बाद मैं आपके साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगी, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितनी तैयारी है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन लोगों को भी ये वीडियो पसंद आए, तो आपको पसंद आने के लिए ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो इसको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करें। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, बाइलरी सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है हमारे शरीर में, डाइजेशन क्यों महत्वपूर्ण है, और ये जितना भी जो हमारा पाचन तंत्र होता है इसमें किस प्रकार से अंग मिलकर कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो खाना है वो किस प्रकार से हमारे शरीर में पहुंचता है और क्या होता है। तो जो खाना हम खाते हैं वह हमारे शरीर में ऊपर से, यानी हमारे मुंह से नीचे तक जो हमारा गुदा यानी एनस होता है, वहाँ तक इसकी एक अविश्वसनीय यात्रा होती है। साथ ही साथ हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उसे हमारे भोजन से अवशोषित करके ये हमें ऊर्जा भी देता है। अब देखते हैं हम पाचन तंत्र क्या है। तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो अंगों का एक जाल होता है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे अंग मिलकर ये तंत्र बनाते हैं जो हमारे भोजन को पचाने और उससे जो पोषण तत्व हैं उनको अवशोषित करने में ये मदद करता है। पाचन तंत्र गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और बाइलरी सिस्टम इन दोनों से मिलकर बनता है। यानी आप देखेंगे कि कुछ अंग जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाइलरी सिस्टम से हैं। तो इन दोनों के मिलकर बनने पर वो कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखेंगे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारे मुंह, अन्न प्रणाली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा से मिलकर बना है। वहीं जो पित्त प्रणाली है यानी कि जो बाइलरी सिस्टम है वह हमारे यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और पित्त नलिकाओं से मिलकर बना होता है। What does the digestive system do? पाचन तंत्र क्या करता है? तो पाचन तंत्र जो है हमारा, वो हमारे भोजन को हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जिसका मेन काम है वो हमारे भोजन से पोषक तत्व निकालकर हमें ऊर्जा देना है, और इसके लिए विशिष्ट रूप से इसको बनाया गया है। जब यह हमारे भोजन से पोषक तत्व निकाल लेता है तो यह हमारे मल को शरीर से त्याग जो है, जो मल होता है यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में भी ये हेल्पफुल है।
अब हम देखेंगे वाई इज़ डाइजेशन इम्पॉर्टेंट, यानी कि पाचन क्यों महत्वपूर्ण है। तो पाचन महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वस्थ रहने और ठीक से काम करने के लिए हमारे शरीर को हमारे द्वारा खाए जाने वाले और पिए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी शामिल है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से पाचन तंत्र में अंग जो हैं वो मिलकर कार्य करते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले जो पाचन तंत्र है वो शुरू होता है हमारे मुंह से। मुंह में भी मैं आपको बाई पार्ट करके समझाऊंगी कि मुंह में भी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पाचन तंत्र में शामिल होती हैं। तो मुंह क्या है, ये सबसे पहला स्टेज है या पहला अंग है जो हमारे पाचन तंत्र का होता है। जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारे जो दांत हैं वो उसे चबाना शुरू करते हैं और उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन होना वहीं से शुरू हो जाता है। और सबसे पहले जो यहाँ से लार ग्रंथियाँ निकलती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट का वो जो ब्रेक डाउन है उसका होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट का जो टूटना है हमारे खाने से वो शुरू हो जाता है। तो भोजन इसको चबाकर जब छोटे टुकड़ों में कर देते हैं जिससे कि ये आसानी से पच सके, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो बड़े टुकड़े में होता है और उस बड़े टुकड़े को पचाना मुश्किल होता है, इसलिए दांतों का जो कार्य है वो उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। इस प्रक्रिया में हमारे जो दांत हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और वो कितने प्रकार के हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो आप अगर कॉपी और पेन आपने नहीं निकाला है तो आप अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि मैं कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो आपको बताऊंगी जो आपके टीजीटी पीजीटी या वर्ग 1 या वर्ग 2 में काम आने वाले हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो जो दांत होते हैं हमारे मुंह में, आपको सिर्फ ये पता है कि हमारे दांत जो हैं वो 32 होते हैं। एक नॉर्मल जो व्यक्ति है उसमें 32 दांत पाए जाते हैं, लेकिन उन 32 दांतों के भी 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है इंसीजर्स। इंसीजर दांत जो हैं ये सबसे विजिबल टीथ होते हैं हमारे मुंह पे। फिर है कैनाइन, उसके बाद प्री मोलर और मोलर। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। इंसीजर दांत जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे मुंह में सबसे सामने की तरफ होते हैं, इसलिए हम इनको आराम से देख सकते हैं, बहुत साफ दिखाई देते हैं। ये ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4, यानी कुल 8 होते हैं। आपके जो फ्रंट टीथ होते हैं, ऊपर के 4 और नीचे के 4, ये दोनों मिलाकर 8 होते हैं आपके मुंह में इंसीजर दांत, यानी इंसीजर्स टीथ। सेकंड है कैनाइन। यह दांत बाकी दांतों से ज़्यादा नुकीले होते हैं और यह ऊपर इंसीजर के दाईं ओर और बाईं ओर एक एक होते हैं। उसी प्रकार से ये इंसीजर जो नीचे होते हैं उनके भी दाईं ओर और बाईं ओर एक एक होते हैं, यानी कि जो हमारे मुंह में दांतों की संख्या है उसमें से कैनाइन दांत जो होते हैं वे 4 होते हैं। कहाँ होते हैं? इंसीजर के दोनों तरफ, अगल बगल, ऊपर और नीचे एक एक। तो वो होते हैं कैनाइन। उसके बाद है प्रीमोलर। तो ये दांत जो हैं वो मुंह के पीछे के हिस्से में होते हैं और कैनाइन और जो मोलर हमारे टीथ हैं उनके बीच में होते हैं। यह जो है संख्या में 8 होते हैं, यानी कि जब आप देखेंगे जो मोलर टीथ हैं वो ऊपर की तरफ 2, यानी कि जो कैनाइन दांत हैं उनके दाईं तरफ 2, फिर उनके बाईं तरफ 2। उसी प्रकार से नीचे भी जो कैनाइन दांत होते हैं हमारे उनके दाईं तरफ 2 और बाईं तरफ 2, यानी ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4, कुल 8 होते हैं प्रीमोलर्स। उसके बाद में आते हैं मोलर जो होते हैं। मोलर दांत क्या है? ये हमारे मुंह में सबसे पीछे होते हैं। इनकी संख्या 12 होती है, लेकिन ये 12 कुछ लोगों में होती है जिनको विजडम टूथ आते हैं। अगर किसी को विजडम टूथ नहीं आते हैं तो ये जो संख्या है 12 की ये अलग हो सकती है, यानी किसी को 3 अगर विजडम टूथ आए हैं तो उनमें 11 होगी, किसी में अगर चारों नहीं आए हैं तो वो 8 होगी। तो ये डिफ़र करती है। वैसे जो एक एडल्ट होते हैं उनमें 12 संख्या बताई गई है मोलर दांत की। ये सबसे पीछे की तरफ होते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और ये प्री मोलर से दाईं तरफ 3, फिर बाईं तरफ 3, उसी प्रकार से नीचे भी दाईं तरफ 3 और बाईं तरफ 3। अब यहाँ जो तीसरा दांत होता है, जो अंतिम सबसे लास्ट हमारा जो टूथ होता है मोलर में, वो होता है विजडम टूथ।
तो ये किसी किसी में आपने सुना होगा, बताती हैं हमारी दादी नानी लोग, कुछ लोगों में आती है। और ये जो विजडम टूथ होते हैं ना, ये हमारी फिजिकल मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन लोगों में फिजिकल मैच्योरिटी होती है ज़्यादा, उनमें आपने देखा होगा विजडम टूथ आते हैं, और जिनमें नहीं होती है उनमें विजडम टूथ नहीं निकलता है। अब अगर हम बात करें तो हमारा जब जो दांत है हमारे, जब वो भोजन को चबा लेते हैं, उसी वक्त से ही हमारे मुंह में लार आने लगती है। ये होता क्या है कि या तो हम कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ सामने अगर हमारी फेवरेट चीज़ आ जाती है ना, तो ऐसे ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। तो वो पानी क्या होता है, उसी को लार कहते हैं। लार कहाँ से निकलती है? लार निकलती है हमारी लार ग्रंथियों से। तो मुंह से निकलने वाली जो लार है, उससे भोजन, उसमें पूरी तरह से भोजन में वह मिलती है। और लार निकलती कहाँ से? जैसे मैंने आपको बताया, लार जो है वो लार ग्रंथियों से निकलती है। ये हमारे मुंह में मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन क्या चीज़? लार ग्रंथियाँ। हमारे मुंह में वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो मुख्य लार ग्रंथियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और पैरोटिड ग्लैंड। तो ये 3 प्रकार की जो है लार ग्रंथियाँ, ये हमारे मुंह में स्थित होती हैं। यहाँ से ही लार जो है वो निकलती है। एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी लार ग्रंथि हमारे शरीर में सबसे बड़ी होती है, तो उसका आंसर है पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये जो लार ग्रंथि है, ये हमारे पूरी बॉडी में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कही जाती है। अब उसके बाद में आप देखेंगे हमारे मुंह में जीभ होती है ना, टंग जिसको बोलते हैं। तो जीभ का यहाँ पर कार्य होता है उस भोजन को अच्छे से, जो हमारे दांत जब चबा रहे हों, तो उस भोजन को अच्छे से इधर उधर हमारे मुंह पे लेकर जाना, जिससे कि भोजन पूरी तरह से चबा लिया जाए और उसमें अच्छे से लार मिक्स हो जाए। तो उसका जो कार्य है जीभ का, वो ये होता है। और उसके बाद में इस जब पूरे भोजन का जो हमारे मुंह पे जो प्रोसेस होता है उस भोजन का खाने का, वो होने के बाद में ये जीभ से ही, जीभ जो है ईज़ोफेगस यानी आहार नली में खाना पहुंचाने के लिए भी मदद करती है। यहाँ पर आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं, मैंने आपको तीनों पिक्चर्स दी हैं, जिनमें कि आप दांत देख सकते हैं, दांत के बारे में है। उसके बाद मैंने आपको जीभ के बारे में भी बताया है, और उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिक्चर की भी माध्यम से जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। नेक्स्ट है ईज़ोफेगस। यहाँ पर स्पेलिंग आप देखिएगा, मैंने लिखी है ESO, लेकिन अगर OSE वाली भी है तो वो भी सही है। दोनों तरह से ईज़ोफेगस को लिखा जाता है। तो ईज़ोफेगस यानी कि आहार नली, यह हमारे गले में श्वास नली के पास स्थित होती है। श्वास नली यानी कि जो विंड पाइप होता है, ट्रैकिया उसको बोलते हैं, उसी के पास में ईज़ोफेगस भी स्थित होता है। यह हमारे मुंह से खाने को पेट में पहुंचाता है। मतलब जैसे हमारे मुंह से इसने खाना लिया और उसके बाद में इसका कार्य होता है कि उस खाने को ये हमारे पेट तक पहुंचाए। यह करीबन 10 इंच लंबा होता है। आप ये भी नोट करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज़ोफेगस की लंबाई कितनी है। तो आपको ये याद रखना है कि एज़ोफेगस यानी कि आहार नली जो है वो लगभग 10 इंच लंबी होती है। जब खाना हमारे मुंह से आहार नली में आता है तो वहाँ मौजूद एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या है? ये ट्रैकिया, और जब हम खाने को खा रहे होते हैं तो वो खाना हमारे ट्रैकिया में यानी कि हमारे विंड पाइप में ना चला जाए, हमारी श्वास नली में ना चला जाए, इसलिए जो एपिग्लॉटिस है एक फ्लैप टाइप का होता है, ये उस ट्रैकिया को बंद कर देता है, जिससे कि हमें चोकिंग की जो प्रॉब्लम है, जैसे खाना अटक जाता है, कभी हमें अचानक से बहुत तेज़ खाना खाते वक्त खांसी आने लगती है, हिचकियाँ आने लगती हैं, तो वो कब होता है? जब हमारी श्वास नली में हमारा वो जो खाना है वो चला जाता है। तो एपिग्लॉटिस का काम होता है कि जब हम खाना खा रहे हों तो वो ट्रैकिया यानी विंड पाइप को बंद कर दे, जिससे कि खाना हमारी श्वास नली में ना पहुंच पाए। अब यहाँ पर आप एक शब्द जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो है पेरिस्टालसिस या पेरिस्टोलिसिस। ये शब्द जो है आपको पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कई बार आपको सुनने में आएगा। तो आपको मैं एक बार क्लियर कर दूं कि पेरिस्टोलिसिस जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन जो है, यहाँ मैं आहार नली की बात कर रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जिसके द्वारा भोजन आहार नली से पेट में जाता है। यहाँ पर एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है, जो एक छल्ले नुमा मांसपेशी होती है जिसकी मदद से भोजन हमारे पेट में जाता है। जब खाना हमारे आहार नली में पहुँचता है तो वह रिलैक्स हो जाती हैं, जो मसल्स होती हैं रिंग्स वाली,
वो रिलैक्स हो जाती हैं, और उसके बाद जब उस खाने को नीचे पहुंचाना होता है तो ये संकुचन करती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, जिससे कि वह खाना आसानी से नीचे पहुंच सके। तो ये जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, इसी को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। तो आपको ये शब्द याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टमक। अभी तक आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि खाना जो है वो हमारे मुंह से हमारे आहार नली पर आ गया है। अब आहार नली जो है वो उसने खाने को हमारे पेट तक पहुँचा दिया है। तो पेट में क्या होता है कि जब आहार नली से भोजन हमारे पेट में पहुँचता है तो पेट जो है वो एक खोखला अंग है। जैसे कि आप एक कंटेनर बोल सकते हैं, एक बॉक्स बोल सकते हैं, कि जो हमारे भोजन को इकट्ठा करके रखता है, या उसमें एंजाइम्स को मिलाने की, जैसे आप किसी भी कंटेनर में जब कोई सामान रखते हो या हम कुछ बनाते हैं, हमें मिक्स करना होता है तो हम उसको एक कंटेनर में डाल देते हैं और उस कंटेनर को शेक करते हैं, जिससे कि वो जो मिक्सचर है वो उस सामान पे अच्छे से मिक्स हो सके। उसी प्रकार से हमारे पेट का भी कार्य होता है। यहाँ पर जब हमारा भोजन पहुँचता है तो इसमें एंजाइम्स जो होते हैं उनको मिक्स किया जाता है। अब पेट से निकलने वाले एंजाइम्स जो होते हैं, ये भी आप लिख लें अच्छे से, कि पेट से निकलने वाले एंजाइम्स जो हैं वो 3 हैं मुख्यतः। एक है पेप्सिन, फिर रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्वेश्चन 100% आता ही है, मेरे टाइम पे आया भी था ये। तो ये आपको याद रखना है कि पेट से निकलने वाले एंजाइम्स जो हैं वो हैं पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एंजाइम्स की ही मदद से हमारे भोजन का ब्रेकडाउन शुरू होता है, यानी हमारा भोजन टूटना शुरू होता है। जब पेट में ये एंजाइम्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो इन्हें आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो हमारी छोटी आंत होती है, वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। अब हम देखेंगे लीवर, यानी कि यकृत। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो लीवर जो है वो बाइलरी सिस्टम का हिस्सा है। लीवर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी पाचन तंत्र में। लीवर को हमारे शरीर की रासायन फैक्ट्री भी कहते हैं, यानी कि केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है इसको। लीवर यानी कि यकृत, ये बहुत सारे कार्य करता है, इसके बहुत सारे कार्य हैं। और यह बाइल यानी कि पित्त को स्रावित करता है, उसको सिक्रेट करता है। और ये जब लीवर से हमारा बाइल प्रोड्यूस होता है, बाइल निकलता है, तो ये सिस्टिक डक्ट द्वारा इसे पित्ताशय में भेज देता है। अब यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम भोजन कर रहे होते हैं और उस वक्त लीवर अगर बाइल को प्रोड्यूस कर रहा है, बाइल को सिक्रीट कर रहा है, तो ये डायरेक्ट हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है डिओडेनम, वहाँ पर इसको डायरेक्ट ही पहुँचा देता है बाइल को। लेकिन जब बाइल जो है वो एक्स्ट्रा मात्रा में लीवर निकालता है तो इसको ये स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में भेजता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हम भोजन कर रहे हैं, भोजन के दौरान लीवर खुद ही डायरेक्ट उस बाइल को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पहुंचा देता है। अब नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। तो पित्ताशय का जो कार्य है वो सबसे मुख्य कार्य है कि जब यकृत से जो पित्त निकलता है, यानी कि जो बाइल निकलता है, उसको स्टोर करने का काम होता है गॉल ब्लैडर का। तो पित्ताशय जो है यकृत से पित्त को संग्रहित और संकेंद्रित करता है और फिर वसा को अवशोषित और पचाने में मदद करने के लिए इसी छोटी आंत में भेज देता है। यानी कि अगर पहले से इसके पास स्टोर्ड है बाइल, तो ये क्या करता है, क्योंकि जो बाइल होता है वो मेनली फैट को उसका फैट का जो ब्रेकिंग डाउन होता है वो करता है। तो फैट के ब्रेक डाउन के लिए गॉल ब्लैडर जो है वो पित्त को यानी बाइल को छोटी आंत में भेजता है, यह उसका काम है। और जो एक्स्ट्रा बाइल होता है उसको स्टोर करने का कार्य भी गॉल ब्लैडर का होता है। नेक्स्ट है पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये अग्नाशय रस स्रावित करता है, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस जिसको बोलते हैं, ये पैनक्रियास से निकलते हैं। ये मेनली 3 हैं, जो है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये 3 तरह के एंजाइम्स जो हैं वो पैनक्रियास सिक्रीट करता है और इनको डिओडेनम में भेजता है। डिओडेनम यानी कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत का एक भाग होता है, उसमें इन तीनों जो रस निकलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इन तीनों को डिओडेनम में भेज देता है, जिससे कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो सके। तो आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि जो पैनक्रियाटिक जूस है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज,
ये तीनों जो हैं प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनके पाचन में मदद करते हैं, यानी कि इनको तोड़ने में मदद करते हैं। अग्नाशय से ही इंसुलिन का भी स्राव होता है, यानी कि इंसुलिन जो है वो सिक्रीट कहाँ से होती है, पैनक्रियास से। इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर में शर्करा यानी कि शुगर के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होती है। अब ये चीज़ एक और आप नोट करिए कि अग्नाशय जो है वो प्रतिदिन 1 से 4 लीटर तक अग्नाशय रस निकालता है। अब ये जो 1 से 4 लीटर जो इसका पैनक्रियाटिक जूस होता है एक दिन में, ये डिपेंड करता है कि हम कितना भोजन खाते हैं। अगर हमारी जो भोजन है वो बहुत क्वांटिटी में ज़्यादा है तो ये हो सकता है कि 3.5 लीटर या 4 लीटर भी जो इसका पैनक्रियाटिक जूस है वो निकले, या ये भी हो सकता है कि अगर भोजन की क्वांटिटी बहुत कम है तो ये 1 लीटर भी प्रोड्यूस करता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे खाने पर। नहीं तो एक जो एवरेज अगर हम बात करें तो ये 1 से 4 लीटर तक इसका अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। अभी आप बहुत देर से इसके भाग के बारे में सुन रहे होंगे, तो मैं बता दूं, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 खंडों से बना है। पहला है डियोडेनम, जियोजेनम और इलियम। ये 3 भाग होते हैं मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये 6.5 मीटर लंबी और लगभग 2.5 सेंटीमीटर्स डायमीटर में होती है। ये मांसपेशी से बनी होती एक ट्यूब है जो अग्नाशय से निकले एंजाइम्स और लीवर से निकले बाइल को यूज़ करके हमारे भोजन को पचाती है। तो आप ये समझ गए होंगे, ये जो इसके तीनों पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स से मिलकर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है। ये 6.5 मीटर लॉन्ग और 2.5 सेंटीमीटर्स इसका डायमीटर होता है। एक मांसपेशी की ट्यूब होती है जिससे जो अग्नाशय यानी कि हमारे पैनक्रियाज और हमारे लीवर से जो बाइल निकलता है उसको यूज़ करके ये हमारे भोजन का ब्रेक डाउन करती है। छोटी आंत में भी पेरिस्टोलिसिस की मदद से पाचन रसों को भोजन में मिलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो शब्द है आपको याद रखना है, पेरिस्टोलिसिस यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वो जो रिंग नुमा मांसपेशियां होती हैं वो रिलैक्स्ड होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि भोजन को आसानी से वो नीचे की तरफ उतार पाएँ। तो यहाँ पर भी वो प्रक्रिया होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेरिस्टोलिसिस, जिसमें जो डियोडेनम है वो मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको बता दी प्रक्रिया। अब यहाँ देखते हैं जो डियोडेनम है ये छोटी आंत का सबसे पहला खंड होता है। यानी कि मैंने आपको 3 खंड बताए हैं, उनमें से हम पहले बात कर रहे हैं डियोडेनम की। ये सबसे पहला खंड कहलाता है छोटी आंत का, जहाँ सबसे ज़्यादा भोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा भोजन टूटता है। एवं निचले भाग जियोजेनम या इलियम जो बोलते हैं हम, दोनों भाग जो हैं जियोजेनम और इलियम, ये दोनों भाग जो हैं भाग वो मुख्य रूप से रक्त प्रवाह में पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। यानी कि जो ब्रेक डाउन है हमारे भोजन का वो सबसे ज़्यादा होता है डियोडेनम में, और उसके बाद में जो अवशोषण होता है हमारे पोषक तत्वों का वो होता है जियोजेनम और इलियम में। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन से पार्ट में कौन सा कार्य हो रहा है। छोटी आंत में हमारा जो भोजन है वो अर्धठोस होता है, यानी कि जो हमने खाना खाया है वो ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड, ना ही बहुत तरल और ना ही बहुत ज़्यादा ठोस होता है, वो अर्धठोस होता है जब वे वहाँ पहुँचता है। और धीरे धीरे जब वो प्रोसेस शुरू होती है छोटी आंत में, तो वो धीरे धीरे क्या है, तरल पदार्थ में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया में बाइल और जो एंजाइम्स होते हैं उनकी मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि बाइल और जो एंजाइम्स होते हैं उन्हीं की मदद से वह जो भोजन है वो अर्धठोस से तरल पदार्थ में बदलता है। छोटी आंत से होता हुआ ये जो भोजन है, ये छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत यानी कि कोलोन में पहुंच जाता है। यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से जो भोजन है वो डियोडेनम में आता है, वो वहाँ पर टूटता है। टूटने के बाद में किस प्रकार से जियोजेनम और इलियम में उसका अवशोषण होता है, और उसके बाद में वो ठोस अर्धठोस से तरल पदार्थ बनता है, और उसके बाद वो हमारी बड़ी इंटेस्टाइन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भोजन पहुँच जाता है। अब हम देखेंगे कि कोलोन यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर उस जो भोजन जो हमने किया हुआ है उसके साथ में क्या होता है। तो मैं आपको बता दूँ, इसको हिंदी में बृहदान्त्र बोलते हैं।
यह अपशिष्ट यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका प्रोसेस करता है। बड़ी आंत जो है हमारी, कोलोन जो है हमारा, जिससे कि ये हमारी जो आंत है उनको खाली कर सके। मतलब क्योंकि ये जो अपशिष्ट होता है, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, ये हमारी आंतों में पहुंचता है, तो ये यहाँ पर उन जो वेस्ट मटेरियल है उनका प्रोसेस करके इसको आगे बढ़ाता है, जिससे कि हमारी जो आंत है यानी हमारी इंटेस्टाइन्स हैं वो खाली हो सकें। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 1.5 मीटर लंबी एक मांसपेशीय नली होती है, जो छोटी आंत को मलाशय से जोड़ती है यानी कि रेक्टम से जोड़ती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को। जो बड़ी इंटेस्टाइन है यानी कि कोलोन है, इसके भी भाग होते हैं, मैं आपको बता दूं। पहला भाग होता है सेक्यूम, फिर है असेंडिंग राइट कोलोन, फिर है ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन। इन सभी भागों से मिलकर हमारा कोलोन यानी कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन बनती है। पाचन प्रक्रिया से जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है वो पेरिस्टोलोसिस के माध्यम से ही तरल अवस्था में पहुंचता है। अब यहाँ पर फिर से पेरिस्टोलोसिस वर्ड आया है, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं। पेरिस्टोलोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रिंग नुमा जो मांसपेशियां होती हैं वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से हमारे भोजन को आसानी से नीचे की तरफ या जो भी जिस अंग पे वो कार्य कर रही हैं उस अंग की मदद करती हैं। तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में जब पेरिस्टोलोसिस होता है तो इसके माध्यम से जो तरल अवस्था में पहुँचा है वो भोजन, उसको वापस से वो उसको ठोस में करती हैं। यानी कि अभी छोटी आंत में ये जो भोजन अर्ध ठोस था उसको उन्होंने तरल बनाया था, अब उस तरल पदार्थ को यहाँ पर कोलोन में वापस से ठोस बनाया जाता है। इसके लिए जैसे ही ये मल यानी कि अब जो हमने भोजन किया था वो भोजन नहीं बचा है, क्योंकि उस भोजन से सारे पोषक तत्व निकाल लिए गए हैं, इसलिए अब हम वहाँ पर भोजन शब्द का प्रयोग ना करके मल शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी कि वो जो वेस्ट मटेरियल है जिसको स्टूल बोलते हैं, तो स्टूल वो होता है, उस स्टूल को हम स्टूल में यानी कि वो जो तरल पदार्थ आया था उसको बिल्कुल ठोस बनाने के लिए जितना भी उसमें पानी होता है, जो वाटर होता है, उसको निकाल लेते हैं और उस जो मल को सिग्मॉइड कोलोन में भेजते हैं। मैंने आपको यहाँ पे पार्ट बताए थे अभी लार्ज इंटेस्टाइन के, उसमें आपने देखा था सिग्मॉइड कोलोन। तो ये जो मल होता है इसको सिग्मॉइड कोलोन में भेज देता है वो। यहाँ मल तब तक रहता है जब तक कि हमें ऐसा महसूस ना हो कि अब हमें इस मल का त्याग करना है, यानी कि हमें वॉशरूम यूज़ करना है, हमें फ्रेश होना है जाकर, तब तक ये जो मल है वो कोलोन में ही रहता है। नॉर्मली जो मल है वो 36 घंटे तक कोलोन में रहता है। यहाँ जो विटामिन्स होते हैं उनका संश्लेषण किया जाता है, यानी कि विटामिन्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद में रेक्टम यानी कि मलाशय। तो मलाशय क्या है? मलाशय एक 8 इंच लंबा चैम्बर होता है जो कोलोन को एनस से जोड़ता है। एनस यानी कि गुदा हमारा, तो वहाँ से इसको जोड़ता है। रेक्टम का कार्य जो होता है वो होता है मल को कोलोन से लेना और उसको वहाँ तब तक रोक कर रखना जब तक कि हम उस मल को त्याग ना दें। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी सेम चीज़ मैंने बोली थी कि कोलोन में जो सिग्मॉइड कोलोन होता है वहाँ भी उस मल को हम तब तक रखते हैं जब तक कि हम उसको त्याग ना दें, फिर रेक्टम में भी वही चीज़ कैसे हो रही है? तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमें ऐसा फील होने लगता है कि अब मुझे जाना है, तो एक थोड़ा सा तो टाइम लगता है ना जाने में वहाँ तक वॉशरूम में, तो वो तब तक के लिए रेक्टम होल्ड करके रखता है उस चीज़ को कि वो मल हमारे शरीर से हमारी मर्जी के बिना बाहर ना निकल जाए। तो यहाँ पर रेक्टम उस मल को होल्ड करके रखता है। और लास्ट आप देखेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है, यानी कि हमारे पाचन तंत्र का जो सबसे आखिरी अंग होता है वो होता है एनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुदा। तो यह एक 2 इंच लंबी कैनल होती है, यहाँ से हम अपने मल को अपने शरीर से बाहर की तरफ में निकालते हैं। तो सबसे पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम का अंग होता है वो होता है मुंह, और जो सबसे लास्ट पार्ट है वो है एनस यानी कि गुदा। अब मैंने ये सारे आपको प्रोसेस बता दिए, तो आपके दिमाग में जितने भी चीज़ें चलती हैं कि हम अगर खाना खा रहे हैं तो वो हमारे मुंह पे जाने के बाद कहाँ जा रहा है, किस प्रकार से उस खाने के साथ में कार्य हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको आज क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा मैंने कुछ और भी चीज़ें बताई, जैसे कि मुंह पे हमारे दांत हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं,
हमारी टंग है तो इनके कार्य बताए, उनके नाम बताए। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे उनमें यही चीज़ें पूछी जाती हैं। और हम क्या है, एक बड़ा बड़ा तो पढ़ लेते हैं लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको भूल जाते हैं। और जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमें ये चीज़ें याद नहीं आती, क्योंकि हमने इग्नोर करके पढ़ा था, क्योंकि हमें लगा था कि ये जो चीज़ें हैं ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम उनको छोड़ देते हैं। तो आप आज से ही नोट्स बनाइए और जो मैंने आपको बारीकियां बताई हैं पाचन तंत्र की उनको लिखिए। और आगे मैं आपके साथ में और वीडियोस ऐसे ही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो है कि अब मैं आपके जो यूपी टीजीटी, पीजीटी या कहीं भी वर्ग 1 वर्ग 2 इनके जो भी सिलेबस हैं वो टॉपिक को मैं सारे टॉपिक को आपके साथ में क्लियर करूं। और मेरी ये भी कोशिश है कि आज मैंने जैसे आपके साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर किया है, तो मैं आपको कल तक कोशिश करूंगी कि आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दूं, जिससे कि आपको इस सिस्टम को पढ़ने के बाद में एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से वो चीज़ें याद रहेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।